भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और केयरर्स, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं, आप स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मुझसे तो नहीं हुआ। पर मैंने आपकी बातों को थोड़ा सा निगलेक्ट किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत बार अपनी वीडियो में बोलते थे कि आपने, अगर आप केयरर आ रहे हो, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके आ रहे हो, तो आपको उसके बारे में 2 बार सोचना चाहिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेके आऊँगा, एक ऐसे इंसान को आपके सामने लेके आऊँगा जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। वो यूके के अंदर आए थे यहाँ पे काम करने के लिए, और एक एजेंसी के थ्रू आए थे। तो एजेंसी में उनको बताया गया था कि वो एज़ ए सीनियर केयरर यहाँ पे आ रहे हैं, पर उनसे जो काम करवाया गया वो एज़ ए केयरर यहाँ पे काम करवाया गया है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी इंडिया के अंदर जो भी नर्सेज़ हैं, जो रजिस्टर्ड नर्सेज़ हैं, वो काम कर रही हैं इंडिया के अंदर एज़ ए रजिस्टर्ड नर्स, और यूके आके काम करना चाहती हैं एज़ अ केयरर या फिर सीनियर केयरर, क्योंकि उनकी ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यूके में आएँ, यूके में आके एज़ अ केयरर या फिर सीनियर केयरर काम करें, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, और फिर बाद में यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बने। तो आपका आना यहाँ पे वर्थ होगा या नहीं होगा? क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपनी ओईटी की या फिर आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? तो आपका यहाँ पे यूके में एज़ अ केयरर या सीनियर केयरर आना वर्थ होगा या नहीं होगा? तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएँगे, क्योंकि ये यूके के अंदर आ चुके हैं और यूके से वापस चले गए हैं, और यूके में जब ये आए थे तो एज़ अ केयरर या सीनियर केयरर यहाँ पे आए थे, और इन्हीं सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, या फिर इनका जो वर्कलोड था, ये खुद ही बताएँगे सारी चीज़ें इस इंटरव्यू के अंदर। वो शायद आपके लिए जो ये इंटरव्यू है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, इस इंटरव्यू को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आप यहाँ से ज़रूर लेके जाएँगे, और ये आप इनकी ज़ुबानी सुनें कि क्या-क्या बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाय! आज हमारे साथ तरुण हैं, और तरुण अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताएँगे। तो उससे पहले मैं तरुण, आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है? तो प्लीज़ आप अपना बैकग्राउंड बताएँगे पहले? संदीप भाई, हेलो। आपको मैं हेलो बोलना चाहूंगा और व्यूअर्स को भी हेलो बोलना चाहूंगा। मेरा नाम, जैसे भाई आपने मेंशन किया, तरुण भारद्वाज है। मैं नर्सिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, 2019 में मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद मेरे पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने आईसी में लिया है। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है, और फिर मैं एज ए नर्स एजुकेटर जो मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने यूके चला गया। मैं यूके, मुझे 2022 में दिसंबर में अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यूके जाने के लिए। देन उसके बाद मैं यूके से अभी वापस आ चुका हूँ, और मैं अभी फरवरी में वापस आया था। अभी मैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर मेदांता में काम कर। अच्छा तरुण, तो आप जब यूके आए थे, तो आप यहाँ पे एज़ अ सीनियर केयरर आए थे, राइट? तो आपने हाँ जी। थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी यहाँ पे आने से पहले कि यहाँ पे एज़ अ नर्स को भी यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है नर्स के लिए। पर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता किया था कि आप एज़ अ सीनियर केयरर जा रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं नर्स के लिए ट्राई करूँ या फिर सीनियर केयरर के लिए ट्राई करूँ, तो आपको पता चला था इन चीज़ों के बारे में? हाँ जी संदीप भैया, मैंने आपका चैनल में बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, और मुझे ये पता था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या चीजें होंगी। और आपने बहुत सारी वीडियोस में भी मेंशन किया था कि नर्स और केयरर में क्या डिफरेंस है। अगर आप यूके में आते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने सोचा कि मेरा जाना वर्थ होना चाहिए मेरे लिए। मेरी लाइफ इमेंस होगी, मैं यूके में काम कर पाऊंगा, एक न्यू सिनेरियो मुझे मिलेगा। तो मैं यूके में आया, और मैंने एज अ सीनियर कैरर मैंने अपने केयर होम में ज्वाइन किया। मैं आपको ये भी चीजें मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने एडिनबर्ग में ज्वाइन किया था, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो वहां पे एक केयर होम है, उस केयर होम में मैंने ज्वाइन किया था। ओके। तो मैंने, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मेरे चैनल अगर आप देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने काफ़ी बार एक चीज़ बताई है कि मैं कभी एनकरेज नहीं करता हूँ कि अगर कोई इंडिया के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहा है, तो यूके में आके एज़ अ केयरर या फिर एज़ अ सीनियर केयरर आके काम करे, तो मैं उसको बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ, एनकरेज नहीं करता हूँ। तो आपने ये चीज़ें देखी थी, पहले वीडियो देखी थी मेरी वाली जिसमें मैंने चीज़ें मना करी थी? हाँ जी, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी सारी वीडियोस को मैं फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है मेरे को आपके चैनल से मिली है, कि आपको हर चीज डिटेल में बताते हैं। पर मेरे पास क्या था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। अच्छा। तो मैंने सोचा था कि यूके जाना बहुत ज्यादा वर्थ होगा मेरे लिए, और मैं ट्राई करता हूँ अपने लक को। ठीक है, और एज ए सीनियर केयरर जाते हैं तो आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती है कि आपको इनिशियली एज ए शेडो नर्स काम करना पड़ेगा। देन आपको, मेरे जो मन में ये बातें थी उस टाइम पे मैं ये सोच के बैठा था। पर कंप्लीटली रियलिटी जब चेंज हुई, जब मैं यूके में लैंड किया, और जो मुझे जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चला।
अच्छा, तो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, इंडिया में थे तब आप यूके आने से पहले जब इंडिया के अंदर थे, तो आपने सारी चीज़ें अप्लाई करी। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आप फ्री में यहाँ पे आए थे। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि जब लोग यहाँ पे यूके में आते हैं एज़ अ सीनियर केयरर तो उनको पैसा देना पड़ता है। मैं मानता हूँ काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो पैसा लेती हैं और यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, कोई 8 लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 15 लाख लेता है, 20-25 लाख रुपए भी लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी एजेंसीज़ को देखा है करते हुए। पर मैं आपको एक बात बताऊँगा कि काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन नर्सेज़ को यहाँ पे रिक्रूट करती हैं एज़ सीनियर केयरर, जिससे तरुण भाई भी आए थे। हम लोग यहाँ पे एजेंसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका पर्सनल इश्यू है, राइट? क्योंकि इनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए हैं, तो हम लोग किसी को यहाँ पे वो नहीं डिफेम नहीं करेंगे या फिर किसी के बारे में हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, राइट? तो जब आप यूके आ रहे थे और जब आप इंडिया के अंदर थे, जब आपको ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई थी और आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन था, वो बताया गया था कि सीनियर केयरर का, तो आपको क्या-क्या चीज़ें बताई गई थी वहाँ पे? ताकि फिर हम लोग रियलिटी की बात करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जो भी अपने व्यूअर्स हैं वो कंपेयर कर पाएँगे कि डिस्क्राइब क्या किया गया था और आपको रियलिटी में मिला क्या, है ना? तो आप मुझे बताएँगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें डिस्क्राइब करी गई थी जब आप इंडिया के अंदर थे? मुझे डिस्क्राइब ऐसे किया गया था कि आप एक नर्स हैं, आप इंटरव्यू दीजिए और मैंने इंटरव्यू दिया एजेंसी के थ्रू और एजेंसी ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया कराया और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। मुझे लगा कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है और मैं एक्सप्लोर करूंगा यूके में जाके और ऑल्दो मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग गई थी, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था इंडिया में, पर मैं जाने के बाद मुझे जो रियलिटी है मेरी कंप्लीटली चेंज हुई। वो चेंज कैसे हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बोला था एज अ सीनियर कैरियर आप काम करोगे, पर वहां पे जाने के बाद मुझे एज अ शेडो नर्स रखा गया, सॉरी शेडो केयरर रखा गया। ठीक है, तो शेडो केयरर का मतलब क्या होता है कि आपको बाकी के लोगों के साथ आपको देखना है उनको और उनसे सीखना है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो मेरा डाउट यही था कि मैं एज अ सीनियर केयरर आया हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो यही हो सकती है क्योंकि मेरे को मेडिकेशन करना है, केयरर्स पे स्क्रूटनाइजेशन करना है, पर ऐसा कुछ नहीं था। कंप्लीटली चेंज था मेरे को। सेम जैसे डे टू डे लाइफ शुरू होती है, सेम एग्जैक्टली जो और केयरर्स भी काम करते हैं। सुबह 7:30 आपको रिपोर्टिंग करना होता है, प्लान डी में आपकी जो है अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस होने के बाद आपका रूटीन शुरू होता है। इनिशियली जो मुझे पेशेंट एज अ 2 पेशेंट या 3 पेशेंट मिले, मुझे लगा कि सिचुएशन ठीक है। फिर जो मेरा केयर होम था, मैं भी मेंशन करना चाहूंगा, उसमें 47 रेजिडेंट्स थे। तो हम उनको पेशेंट नहीं बोलते हैं, वहां पे रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो वहां पे 47 रेजिडेंट्स थे, तो मुझे लगा यूजुअली 3 पेशेंट्स 4 3 रेजिडेंट्स 4 रेजिडेंट्स ही मिलेंगे। फिर जैसे जैसे मेरा थर्ड डे फोर्थ डे होना शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया, 10 पेशेंट्स मुझे देना स्टार्ट किया और 10 पेशेंट के साथ डील करना, रेजिडेंट्स के साथ डील करना। आपको हॉइस्ट पेशेंट भी मिलेंगे जो कि कंप्लीटली बेड रिडन थे और आपको ऐसे पेशेंट्स भी मिलेंगे, ऐसे रेजिडेंट्स भी मिलेंगे जो आपको सेल्फ केयर करने वाले हैं, पर आपको हॉइस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा होता ही है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको हॉइस्ट एक भी पेशेंट नहीं मिलेगा या रेजिडेंट आपको नहीं मिलेगा। तो लाइफ जो थी वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती थी। 7:30 आपको पहुंचना होता था। 7:30 के बाद आपका जो सीनियर कैरियर था उसको रिपोर्ट करना था, नर्स को रिपोर्ट करना था। आप फिर वो आपको डेजिग्नेशन, मतलब आपको डे टू डे लाइफ में आपको क्या करना है वो बताते थे। जो स्पेशल प्रेफरेंस है किसी भी रेजिडेंट का तो वो बताते थे। वो बताने के बाद आपको बोला जाता था कि आपको पेशेंट को वेकअप करना है, मतलब आपको पेशेंट को उठाना है या रेजिडेंट को उठाना है और उनका कंप्लीट केयर आपको करना है। बाथिंग करनी है आपको, ठीक है, मोशन क्लीन अप करना है, स्टूल क्लीन अप करना है, पैडिंग चेंज करना है। तो ये सब चीजें, और आपको ये नहीं कि सिंगल टाइम करना है, एवरी टाइम आपको पेशेंट को, आपको रेजिडेंट को बिल्कुल प्रॉपर तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, रेजिडेंट को लेकर और प्राइवेट जो पब्लिक लाउंज होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे सब डिनर लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो वहां पे आपको रेजिडेंट को लेके आना होता है और फिर आपको ब्रेकफास्ट मेक करना होता है हर रेजिडेंट के लिए उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर आपका लंच के टाइम से पहले आपको मोशन क्लीन अप करना होता है, पैडिंग्स करनी होती है, लंच के बाद आपको करना होता है। उससे उसके बीच में भी आपको रूम्स क्लीन अप देखना होता है कि रूम्स क्लीन है या नहीं है, आपके टॉवल उसके पेशेंट के रेजिडेंट के रूम में है या नहीं है, और पेशेंट के रूम जो ये रेजिडेंट्स है उनके रूम में आपने जूसेस है या नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि मैं एज अ कि मैं नर्सेस को भी देखता था वहां पे। तो नर्सेस का काम सिर्फ यही था कि वो आते थे, अपने ऑफिस में बैठते थे, जो उनको काम असाइन होता था मेडिकेशन करते थे और वो 3 टाइम मेडिकेशन करते थे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही चेंज हो गई जब मैं यूके में आया
कि भाई मैं तो यहाँ पे सीनियर केयर के उसमें आया था, मुझे लगा था कि नर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे केयर होम में मेरी एजेंसी ने मुझे बोला था आपको फर्दर चेंज कर देंगे, पर मैंने आपकी बातों को थोड़ा सा निगलेक्ट किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत बार अपनी वीडियो में बोलते थे कि आपने, अगर आप केयर आ रहे हो, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके आ रहे हो, तो आपको उसके बारे में दो बार सोचना चाहिए। मैं तो वापस आ गया इंडिया, क्योंकि मेरे पास ये था कि मेरा खुद का पैसा कोई नहीं लगा था, पर बहुत सारे हैं जिन लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया था, और वो 10 लाख 20 लाख ऐसे इन्वेस्ट करके आते। तो ये थी मेरी एक जर्नी, जो जिसमें आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल था आपका, बहुत ज्यादा ऐसा काम करना पड़ता था जो आपके एक्सपेक्टेशंस में बिल्कुल भी आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मुझे ये भी करना पड़ता था। 12 आवर्स की शिफ्ट, आपको कम जो आपको सैलरी आपकी जो मिलती थी, वो आपको, जो केयर की सैलरी होती है वो 10 पाउंड होती है, सीनियर केयर की 12 होती है, और जो नर्सेज होती है उनकी बहुत ज्यादा सैलरी, मतलब कंपैरिजन, केयर के कंपैरिजन में 20 पाउंड होती है। तो ये सिचुएशन थी। मेरे को बहुत ज्यादा दिलीन फील होता था, लो फील होता था कि मैं क्यों आया। अगर मुझे आपकी बात ध्यान में रखता था कि अगर मैं सोचता आपके बारे में, मतलब कि अगर मैं किताब पे चलता आपने जो बताया था, तो आज मैं ये टाइम फेस नहीं कर रहा था। पर जो सिचुएशन थी कोई बात नहीं, पर आपने फिर भी मुझे गाइड किया, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। अच्छा, मुझे आज भी याद है तब आपका फ़ोन आया था मेरे पास कि हाँ जी, हाँ सर जी। मैं ना बहुत बुरी कंडीशन में हूँ और मुझे मैं यहाँ पे सीनियर केयरर आया हूँ और मेरे से सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, सारी चीज़ें आज सारे काम करवाए जा रहे हैं और मैं इंडिया के अंदर एज़ अ क्लिनिकल एजुकेटर काम करता था, ये चीज़ें मेरे लिए वर्थ नहीं है और मैं काफ़ी परेशान हूँ यहाँ पे ये सब काम करने के लिए। तभी मैंने आपको बोला कि आप ओईटी क्लियर करो, अपना एग्ज़ाम दो और एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स यूके के अंदर काम करो, राइट? तो आपने ये तो बता दिया कि आप अपनी शिफ्ट कैसे स्टार्ट करते थे, तो आप मुझे ये बताएँगे कि आपकी शिफ्ट खत्म कितने बजे होती थी और किस काम के साथ खत्म होती थी आपकी शिफ्ट? जैसे मैंने आपको मेंशन किया, मेरी शिफ्ट 7:30 शुरू होती थी, 12 आवर्स की शिफ्ट होती थी, और आपको फुल डे वर्क करना होता था। पूरा दिन आपको रेजिडेंट के साथ ही रहना है। रेजिडेंट में कोई भी चीज, अगर वो घूम रहे हैं तो भी आपको उसके साथ रखना है। और आपको, मतलब टॉयलेटरी पे मेन फोकस होता था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि एज केयर होम में क्या होता है, मेनली एज पीपल, बहुत ज्यादा एज वाले ओल्ड पीपल होते हैं, तो उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी। तो टॉयलेट में आपको हेल्प करना है, आपको क्लीनिंग में हेल्प करना है, आपको फिर आपको उसमें आपको ब्रेकफास्ट मेक करना है, फिर उसके बाद आपके लंच प्रिपेयर करके, मतलब आपको सर्व करना है अच्छे से, फिर उसके बाद अपने डिनर करना है। तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था इन कंपैरिजन, अगर हम नर्स से कंपेयर किया जाए तो मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम कर रहे हैं एज अ केयरर यूके में, सेम सिचुएशन में फेस करते होंगे। अच्छा, तो आपकी शिफ्ट ऐसे ही खत्म होती थी मतलब 7:30 बजे हाँ जी, शिफ्ट खत्म हो जाए, 7:30 8 हाँ बजे जी। तक? ये सारा आपका काम 8 बजे 12 आवर्स, तो कंप्लीट 12 आवर्स जो थे मेरी शिफ्ट होती थी। अच्छा, आपने हाँ एक जी। चीज़ बहुत अच्छी बताई है यहाँ पे और मैं इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में, कि जैसे तरुण भाई ने बताया यहाँ पे कि वो जब यहाँ पे यूके के अंदर एज़ अ सीनियर केयरर आए थे और इनसे काम एज़ अ केयरर करवाया गया था, सीनियर केयरर नहीं, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और था, रियलिटी कुछ और थी, पर ये इतनी हिम्मत इसलिए कर पाए इंडिया वापस जाने की क्योंकि इनका कोई पैसा नहीं लगा था यहाँ पे आने के लिए। इनकी जो एजेंसी थी वो इनको यहाँ पे फ्री में लेके आई थी। काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं यूके के अंदर जो रिक्रूट कर रही हैं अपनी इंडियन एजेंसीज़ हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन नर्सेज़ को यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा माँगते हैं। जो लोग यहाँ पे पैसा देके वाप आ रहे हैं तो उनके लिए वापस जाना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि हमें पता है 10-15 लाख रुपए इंडिया में करना, इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसको आप किसी से लोन लेते हो, किसी से ब्याज पे वो पैसा लेते हो, तो वो वापस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तरुण भाई इतनी हिम्मत इसलिए कर पाए जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो फ्री में आए थे यहाँ पे, तो वापस चले गए तो इनका कोई घाटा नहीं हुआ। पर जो लोग यहाँ पे पैसा भर के आ रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सोचें। वो 10-20 लाख रुपए अपने ऊपर लगाएँ, अपनी ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद यहाँ पे यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स आएँ। और एक चीज़ और कहूँगा, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, काफ़ी सारे लोग केयर होम के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इनिशियली जब आते हैं तो एनएचएस के अंदर आएँ क्योंकि एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ यहाँ की गवर्नमेंट सेक्टर है यूके की, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आपके जो राइट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जो सपोर्ट सिस्टम होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आते हैं तो एनएचएस आने की ट्राई करें रेदर देन गोइंग इन केयर होम्स। तो ये तरुण भाई का जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने हमें बताया। तो एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी तरुण भाई कि जैसे आपने मुझे कहा
तो आपको थोड़ा बहुत फ़ील होता था इस चीज़ को लेके कि यार साथ में एक नर्स भी काम करती थी आपके वहाँ पे, जैसे आपने मुझे बताया कि वो 3 टाइम मेडिसिन करती थी, बाकी समय अपने ऑफ़िस के अंदर अपने कंप्यूटर के ऊपर जो भी उनका काम होता है देखो, वो भी काम ही हाँ करते हैं जी। वहाँ पे बैठ के, तो वो अपना काम करते थे, तो थोड़ा बहुत फ़ील नहीं होता था इस चीज़ को लेके कि यार मैं इंडिया के अंदर क्लिनिकल एजुकेटर था और ये यहाँ पे नर्स जो यहाँ पे ऐसे काम कर रही है, ये सेम मेरा काम इंडिया के अंदर था, पर यहाँ पे आके मेरे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, बिल्स खाली करने पड़ रहे हैं और बाकी क्या पेशेंट केयर वगैरह करनी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत फ़ील होता था इस चीज़ को लेके आपको यहाँ पे? एग्जैक्टली संदीप भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा फील होता था। एवरी डे मैं जो था रोता था। मेरे पास कोई फैमिली मेंबर नहीं था, क्योंकि आप इनिशियली अकेले आते हैं और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। मैं अपनी जो बातें थी वो घर पे कन्वे करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मेरी मदर को भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत ज्यादा मेरी मदर भी मतलब मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है। तो उनको प्रॉब्लम मेरी हो गया था। मैंने मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है और मेरी फैमिली में भी इशू आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस आना चाहिए। फिर मैंने आपसे बात भी किया था, आपने मुझे एडवाइस भी किया था, आपने मेरी हेल्प करने की कोशिश भी की थी, पर वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे वापस आना पड़ा। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँ, मेरी यही एडवाइस है कि आपने जो अपने चैनल पे बोला है वो एज ए बाइबल कंसिडर किया जाए, क्योंकि आपने जो ग्राउंड रियलिटी से जो बातें रखी है वो मुझे वहां जाके पता लगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये तो व्यूज के लिए ऐसा बोल रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता। और आपने जो ऑनेस्टली सबके सामने रखा है, उसके लिए तो मैं आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, आपके आपके लिए, आपको, क्योंकि आपने वो चीज सबके सामने रखी है। और अगर शुरुआत में मेरे को ये सब चीजें इंसाइट पता हो जाता तो मैं ये सब नहीं करता और मैं अपना ओईटी क्लियर करता। ठीक है, और ओईटी क्लियर करने के बाद ही मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप जो मैं करता। तो मैं यही बोलना चाहता देखो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आपकी जो लाइफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा लग्ज़री हो जाएगी, चाहे आप एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स भी आते हैं, अगर वो आप तब भी आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ लग्ज़री हो जाएगी, नहीं, आपको यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा शिफ्ट करोगे तो ही आपका जो खर्चा है वो चल पाएगा, क्योंकि जो बाकी जो नॉर्मल शिफ्ट्स होती हैं इसके अंदर आपका खर्चा और आपका जो रेंट वगैरह है, सारी चीज़ें उसमें थोड़ा बहुत सेविंग हो जाता है, अगर आप एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आ रहे हो तो। पर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स अगर आपको अच्छी सेविंग करनी है तो डेफ़िनिटली आपको एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। पर जैसे तरुण भाई ने बताया कि जो इनकी जो केयर्स की जो सैलरी होती है, शायद आपने 10 पाउंड्स पर आवर बताई है, सीनियर केयर की 12 पाउंड्स पर आवर बताई है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप एडिनबर्ग में रहते थे, राइट? स्कॉटलैंड हूँ। हाँ की जी, जो कैपिटल है वहाँ पे ना, वो तो हाँ काफ़ी जी, हाँ महँगी जी। जगह है। अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको डेफ़िनिटली आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेंगी अपनी जो डेली लिविंग है उसको मीट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है वो जगह। तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ यहाँ पे आके आप 3 दिन काम करके डेफ़िनिटली आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा शिफ्ट करके क्या आप ओईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं। देखो, रियलिटी यही है, क्योंकि मुझे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं जब उनको मना करता हूँ कि यार आप यहाँ पे यूके के अंदर एज़ अ केयरर ना आएँ, तो वो लोग मुझे यही कहते हैं कि सर हम यूके आएँगे, यहाँ पे आने के बाद अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद फिर हम लोग एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करेंगे। पर हम लोग इनिशियली बस आना चाहते हैं और आके फिर यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या बताएँगे कि यहाँ पे आने के बाद प्रिपरेशन का टाइम मिलता है या फिर हेक्टिक हो जाता है, शेड्यूल क्या रहता है यहाँ पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग संदीप भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप जैसे ईडनबर्ग जैसे शहर में अगर आप आते हो तो वहाँ पे बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज है। और आपको एक अगर आप उसी में कैरर कैरर आते हैं तो आपको मिनिमम वेजेस मिलता है। ये मिनिमम वेजेस अराउंड मिनिमम वेजेस में ही काउंट होता है। और जब आप नर्स आते हैं तो आप इतना अमाउंट जो है अर्न कर सकते हैं कि जो आपकी डे लिविंग जो है, लिविंग कॉस्ट आपकी निकल जाए। आप कुछ पैसा सेव भी कर पाते हैं और कुछ आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बेच सकते हैं। पर एज अ अगर आप केयरर और सीनियर केयरर आते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मिनिमम वेजेस की वजह से ही आपको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपना घर पे कुछ बेच पाएंगे और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप ओईटी करें। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि आप इंडिया में ही, जैसे आप और बार बोलते हो, इंडिया से ही प्रिपरेशन करके आओ। आपका थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होगा, थोड़ा स्ट्रगल आपका इंडिया में हो जाएगा, रादर देन कि आप एक न्यू कंट्री में आकर पूरा ही स्ट्रगल आप स्टार्टिंग से करें और इतना प्रॉब्लम फेस करें जैसे मैंने प्रॉब्लम्स थोड़ी फेस की। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो लाइन बोली हुई है ये, कि आप आए और आप अपना इंडिया से ही पढ़ाई करके आए और ओईटी क्लियर करके आए और आप रजिस्टर्ड नर्स यूके में आके बन सकते हैं। हाँ, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखो अपना टाइम है, थोड़ा बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप 20-22 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि वो 20-22 लाख रुपए अपने ऊपर लगाएँ।
अपने आप को प्रिपेयर करें यूके आने के लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स, फिर उसके बाद ही यहाँ पे आके काम करें, राइट? तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं एज ए केयरर और फिर अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और देखो कंट्री चेंज करते हो तो मेंटल प्रेशर भी होता है आपके ऊपर अपनी फैमिली प्रेशर भी होता है। आपके पास ऐसा भी होता है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया है तो मुझे ये पैसा वापस भी करना है, कहीं कहीं न कहीं से आपने वो पैसा लिया ही है, राइट? तो आपको ये चीज़ें वापस भी करनी है। तो आप ये हिम्मत नहीं कर सकते हो, जैसे तरुण भाई ने तो हिम्मत कर ली क्योंकि ये तो फ्री में आए थे। तो आपकी ये हिम्मत नहीं होगी कि आप वापस जाके वापस इंडिया जा सको और ये जो पैसा है ये सारा आपका बर्बाद हो जाए। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हम एज़ अ केयरर नहीं जा रहे हैं, हम एज़ अ नर्स जा रहे हैं, तो फिर वो दिक्कतें भी वहाँ पे आती हैं। थोड़ा एक ईगो के ऊपर भी बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात आ जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप आते हैं थोड़ी-सी मेहनत करें, एज़ अ केयरर यहाँ पे ना आएँ, एज़ अ सीनियर केयरर यहाँ पे ना आएँ, एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स ही यहाँ पे आएँ। तो तरुण भाई, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को, जो भी लोग इसको देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एज़ अ केयरर और सीनियर केयरर आने की? तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी नर्सेस प्रिपरेशन कर रही हैं यूके के अंदर एज़ अ केयरर आने की? संदीप भाई, मेरी एडवाइस यही होगी कि आप जितना स्ट्रगल है वो इंडिया में कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे अपने आप को ग्रूम करने के लिए फोकस कीजिए। ओईटी जैसे आपकी इंग्लिश वीक है तो थोड़ा सा आप अपने इंग्लिश पे काम कीजिए। ओईटी क्लासेस हैं, जैसे आप भी अकेडमी रन करते हो तो उनका क्लासेस मैंने अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। अपना ओईटी का प्रिपरेशन बाय हार्ट कीजिए। आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप यूके में इजीली आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और केयरर्स, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं, आप स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मुझसे तो नहीं हुआ, अगर और लोग कर सकते हैं तो वो जा सकते हैं। पर मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जैसे आप हर वीडियो में बोलते आए हैं, कि आप अगर अपनी पोटेंशियलिटी को समझना चाहते हैं तो आप यूके में आकर एज ए नर्स काम कीजिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंगली होगी। देखो, मैं तो ये सही बात है कि हमें थोड़ा बहुत फ़ील होता है इस चीज़ के बारे में। जब आप यहाँ पे एज़ अ केयरर या फिर सीनियर केयरर आते हैं और काम करते हैं, साथ में आपकी नर्स एक काम कर रही होती है, तो आप ये चीज़ फ़ील करते हैं कि यार मैं इंडिया के अंदर इतना सही पोज़ीशन के ऊपर था, इतनी सही रिस्पेक्ट थी और आप एक क्लिनिकल एजुकेटर भी थे वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ फ़ील होती है कि यार मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, शायद ये वर्थ नहीं है यहाँ पे ये काम करना, नहीं है और ये काम है ये वर्थ नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो नर्स है वो अच्छा काम कर रही है और आप यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हो बाकी पेशेंट केयर वगैरह। देखो, पेशेंट केयर करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज़ क्योंकि हम लोग एक नर्स हैं और ये हमें नर्सिंग में भी करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और अगर आप केयर होम में काम करते हैं, तो बाकी आपके डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं फिर से यही चीज़ें कहूँगा कि अगर आपको यूके आना है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, तो आप इंडिया में ही प्रिपरेशन करके आएँ और इनका तो ये तो वापस चले गए और इनको चीज़ें पसंद नहीं आई और हम लोग इसको नेगेटिव प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर किसी को लगता है कि उनकी फैमिली कंडीशन ऐसी है या फिर उनको यहाँ पे यूके के अंदर आना ही है, केयरर या सीनियर केयरर, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, पर मैं इस चीज़ को एनकरेज नहीं करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स ही आएँ यूके के अंदर, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप बैंक शिफ्ट करके, आप एजेंसी शिफ्ट करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं एज़ अ नर्स, पर एज़ अ केयरर और सीनियर केयरर आपका काफ़ी कम पैसा होगा और काम भी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नर्स का। इन्होंने तो देख लिया है, तरुण भाई ने तो देख लिया है इस चीज़ के बारे में कि जो नर्सिंग का जो काम है और जो केयरर का काम है, काफ़ी दिन-रात का डिफरेंस है और कितना हेक्टिक हो जाता है एज़ अ केयरर काम एग्जैक्टली। यहाँ पे, राइट? तो यही चीज़ें हम लोगों को इस वाली वीडियो के थ्रू बतानी थी और थैंक यू सो मच तरुण भाई कि आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, जैसे तरुण भाई ने कहा कि ये मेरी अकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं यहाँ पे और इनको पसंद भी आ रही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपको ओईटी की कोचिंग लेनी है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के को लेके कि आप मेरी कोचिंग में आएँ। पर आपको ये फ़ोर्स ज़रूर कर रहा हूँ कि आएँ तो एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स आएँ और एज ए वो भी ओईटी क्लियर रजिस्टर्ड। करके ही आएँ। जहाँ आपको पसंद है वहाँ से आप कोचिंग लें और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और तरुण भाई, थैंक यू सो मच। आपने ना ये एक आई ओपनिंग वीडियो है, लोगों को रियलिटी पता चलेगी, एक अगली रियलिटी है वो पता चलेगी लोगों को। ये वीडियो अगर लोग देखते हैं तो लोगों की आँखें खुलेंगी इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच। काफ़ी कम लोग होते हैं कि जो खुल के आते हैं सामने और ये चीज़ें बताते हैं कि उनके ऊपर क्या-क्या चीज़ें बीती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग शर्माते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब आप इंडिया वापस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार लड़का बाहर गया था और ये इंडिया वापस आ गया है और केयरर की तरह गया था या फिर सीनियर केयरर की तरह गया था। तो ये चीज़ें हमें मानते हैं, सोसाइटी को हम जानते हैं, राइट? हमारी सोसाइटी हम जानते हैं उनको कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो आप खुल के आएँ, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत आपका एक आपकी हिम्मत है, आपकी करेज है कि आप सामने आए और आपने ये चीज़ें बताई और लोगों की आँखें खुलेंगी इन चीज़ों से, है ना? तो थैंक यू सो मच तरुण और आपने इतना थैंक टाइम यू दिया संदीप भाई। और थैंक यू सो मच इन व्यूअर्स को भी जो हमारी चीज़ें देख रहे हैं और शायद इनको इस यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।